पिछले क्लास में आपको न्यूमेरिकल बनाने के लिए दिया गया था, बनाए हैं क्या? बनाए या नहीं बनाए वो तो नहीं जानता मैं, हम एक बार उसको डिस्कस कर देते हैं, आंसर बता देते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर आया होगा -0.074 के आसपास, और दूसरे का आंसर आया है 494.6 के आसपास। फिर भी हम डिस्कस कर दे रहे हैं क्वेश्चन, भेजवा देना एक बोतल। देखो आप लोग इधर, क्वेश्चन नंबर 66। थोड़ा जल्दी से ध्यान देंगे इधर, 2 मिनट के अंदर दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, फिर आगे का थ्योरी पढ़ाना है। 1,500,000 ग्राम जल तथा 6.84 ग्राम चीनी से बना है। ए का मान 6.84, बी का मान 500 और मॉलिक्यूलर वेट 342, क्योंकि चीनी का मॉलिक्यूलर वेट 342 होता है। चीनी है ना जी सॉल्यूट के रूप में। क्वेश्चन है उसका क्वथनांक क्या होगा। यहीं पर एक गड़बड़ी है, क्वथनांक नहीं वो हिमांक होना चाहिए। आप सही कीजिए पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 66 में एक गड़बड़ी है, उसका हिमांक क्या होगा ये लिख लीजिए। हिमांक क्या होगा मतलब आपसे क्या पूछ रहा है? टीएफ, विलियन का हिमांक पूछ रहा है। यदि जल के लिए केएफ का मान, जल के लिए केएफ का मान दे दिया 1.86। जल, थैंक यू। जल के लिए हिमांक कितना, शुद्ध जल के लिए हिमांक कितना होता है? 0 डिग्री से। इसी को ना आप लोग T0F कहते हैं। अब जब ये सब बात मालूम ही है तो इस फॉर्मूला को लगा देंगे, T0F माइनस TF बराबर KF गुना A गुना 1000 बटे B गुना मॉलिक्यूलर वेट। T0F का मान 0 माइनस TF बराबर 1.86 गुना 6.84 गुना 1000 बटे B का मान 500 और मॉलिक्यूलर वेट 342। यहाँ से आप TF का वैल्यू निकालेंगे, आपको ये -0.074 डिग्री सेल्सियस आ जाए। इस क्वेश्चन को बनाने में हो सकता है आपको दिक्कत हुआ हो, क्योंकि क्वेश्चन में एक एरर था। क्वथनांक नहीं, उसको हिमांक देना है, फिर बन जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 67। इधर बना रहे हैं 1000 ग्राम जल में, इसका मतलब B का मान 1000 ग्राम, कितना ग्लाइसेरॉल डाला जाए। देखिए ग्लाइसेरॉल यहाँ पर विलय है और विलय का भार आपसे पूछ रहा है। ग्लाइसेरॉल का मॉलिक्यूलर वेट 92 होता है। ग्लाइसेरॉल इसको कहते हैं CH2CH CH2 OH OH OH। आप जोड़ोगे ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालिएगा ना तो यह आ जाएगा C3H8O3, और इसका मॉलिक्यूलर वेट जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 92। इसी को ग्लाइसेरॉल कहते हैं। आप कहीं ना कहीं इसी में फंसे होंगे। देखिए जहाँ पर आप इस सब टाइप का चीज़ में फंसते हैं तो थोड़ा सा मोबाइल वगैरह का यूज़ कीजिए। कॉपी में बुक में खोजिएगा तो जल्दी नहीं मिलेगा। अरे कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा ज़रूर, लेकिन तुम कितना खोजते रहोगे। तो कम से कम एक बार गूगल पर सर्च मार दो ग्लाइसेरॉल, तो अपने मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर वेट, स्ट्रक्चरल फार्मूला सब बता देगा वो। तुमको जिस चीज़ का ज़रूरत है देख लो। आगे कहता है कि 1000 ग्राम जल में कितना ग्लाइसेरॉल डाला जाए ताकि हिमांक 10 डिग्री C से घट जाए। सुनिए, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री C, और उसमें ग्लाइसेरॉल कितना ग्राम डालें कि घट जाए। इसका मतलब अब तो निगेटिव ना भागेगा ये। तो यदि इसको दो तरह से समझ सकते हो तो ये जो 10 दिया हुआ है ना, एक्चुअल में डेल्टा TF दिया हुआ है। डेल्टा TF का मान कितना? 10। और यदि डेल्टा TF के तरह से नहीं समझे तो ऐसे समझो, पानी का हिमांक सब जान रहे हो 0 डिग्री से। पानी के हिमांक को हम कहेंगे T0F।
टी नॉट एफ का वैल्यू कितना, 0 डिग्री से। और यदि हम कोई भी अवरणशील विलय मिलाएंगे तो हिमांक घट न जाएगा, तो 0 से घट के कहाँ जाएगा, निगेटिव एन जाएगा। कितना घटाने की बात कर रहा है, 10। इसका मतलब यह हुआ कि टी एफ का वैल्यू हो जाएगा -10 डिग्री से, हाँ या ना। टी नॉट एफ माइनस टी एफ करेंगे यानी 0 माइनस 10, तो 10 है ना आएगा। तो 10 क्या है, डेल्टा टी एफ ही है ना। तो आप डायरेक्ट डेल्टा टी एफ 10 लिख दो या इस रूप में लिखो, बात तो बराबर है। इस सामने से आ जाइए सीधा सीधा। क्या किन्हीं को इसमें दिक्कत भी है? तो डेल्टा टी एफ का मान 10 है, या इस तरह से चलिए अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। डेल्टा टी एफ का क्या फॉर्मूला होता है, के एफ गुना ए गुना 1000। और इसी डेल्टा टी एफ को ना तुम टी नॉट एफ माइनस टी एफ लिखते हो, गुना 1000 बटे बी गुना एम। डेल्टा टी एफ का मान कितना, 10। के एफ का मान 1.86 दिया हुआ है क्वेश्चन में, और नहीं भी दिया रहता तो क्या 1.86 ही ना रखते। वैसे के एफ का मान आपको दिया हुआ है 1.86। 1.86 ए का मान आपको निकालना है गुना 1000, बी का मान भी कितना है 1000, और मॉलिक्यूलर वेट कितना 92। क्या यहाँ से ए का मान नहीं निकाल लेंगे? आप जब यहाँ ए का मान कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू 494.6 के आसपास आता है, इतना ग्राम। बताने के लिए तो क्वेश्चन हम बता दिए हैं, लेकिन आपको अभी भी यदि इसमें कुछ समस्या हो तो आप बात कर सकते हैं। यहाँ नहीं पूछ पाते हैं तो ऑफिस में जाके पूछ लीजिए, लेकिन पूछा कीजिए, यदि समझे नहीं तो बात करना जरूरी है। इनकी है ये। देखने में दिक्कत भी हो रही है आपको? हो गया, उतार लिए? उतारा नहीं है रे अभी तक? ले तो तुम क्या देख रहा था कि हम लाइट सही कर रहे हैं? उतारिए, जल्दी उतारना है तो ये दोनों क्वेश्चन समाप्त है। अब अगला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट होगा, और ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसका नाम है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हेडिंग डालिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 4 और लास्ट, परासरण दाब। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, और इंडिकेट होता है ये पाई से। ये पाई जो है 22/7 वाला पाई नहीं है, केमिस्ट्री में यह पाई ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है, और यह एक सिंबल मात्र है बस, और कुछ नहीं। परासरण दाब को समझने के लिए आपको कुछ छोटा छोटा टॉपिक पहले समझना पड़ेगा, तब आप यहाँ तक पहुँच पाएंगे।
यदि डायरेक्ट आपको हम समझाएं तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, कुछ भी नहीं समझ पाओगे इसमें। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हम इसके अंतर्गत एक दूसरे सब टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है विसरण। हेडिंग डालिए विसरण। इंग्लिश में इसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन। एक गिलास पानी ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा कलर डाल दीजिए। होली का समय है ना रे, बर्बाद भी नहीं होगा, डाल देना दूसरे पर, किसी पर। मारेगा तो कहना बुरा ना मानो, होली है, काहे मारेगा। चलो देखो इधर, यदि आप एक गिलास पानी में थोड़ा सा लाल रंग डाल दीजिए और थोड़े देर तक उसको नहीं मिलाइए, फिर भी आप देखिएगा पूरा गिलास कलर हो जाएगा। डिफ्यूजन के कारण ही ऐसा होता है। अगरबत्ती एक जगह जला देते हैं, हर जगह सुगंध पहुंच जाती है ड्यू टू डिफ्यूजन। तो इसी को थोड़ा और बेहतर हम सॉल्यूशन के मामले में समझते हैं कि विलियन के केस में डिफ्यूजन किसको कहते हैं। और इस बात को समझने के लिए हम एक फिगर बनाएंगे। अभी आपको फिगर नहीं बनाना है क्योंकि हम फिगर के साथ कुछ छेड़छाड़ पहले करेंगे, उसके बाद में आपको उतारना है। तो देखिए इधर, हम एक बर्तन लेते हैं और इसमें बीचों बीच एक दीवार डाल देते हैं। इस तरफ एक सॉल्यूशन लेते हैं और एक सॉल्यूशन इस तरफ भी लेते हैं, लेकिन दोनों सॉल्यूशन में अंतर है। यहाँ पानी चीनी है, यहाँ भी पानी चीनी है, मतलब पानी और चीनी का ही विलियन इधर भी है, पानी चीनी का विलियन उधर भी है, लेकिन अंतर यह है कि इस तरफ चीनी कम है और इस तरफ चीनी ज़्यादा है। इसी वजह से इसका सांद्रण कम माना जाएगा और इसका सांद्रण अधिक माना जाएगा। यह 0.1 मोल पर लीटर विलियन है और यह 1 मोल पर लीटर है। मोल पर लीटर को ही ना मोलरिटी कहते हैं। तो फिगर से भी ये चीज़ दिखना चाहिए कि इधर का जो सांद्रण है कम है, यानी ये पतला सॉल्यूशन है, और उधर वाला गाढ़ा सॉल्यूशन है। गाढ़ा है तो थोड़ा गाढ़ा दिखना चाहिए कि गाढ़ा है, क्योंकि जब आप ये चीज़ दिखाते हैं फिगर पर तो आप लिखिए इस बात को या ना लिखिए, कॉपी चेक करने वाला समझ लेता है कि आप समझाना क्या चाह रहे हैं, क्योंकि फिगर बोलता है, चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि तुम सब बात समझते हो। देखो इधर, देखो जानते हो एकदम छोटा छोटा बात को यदि तुम पकड़ लो ना, कुछ मतलब छोटा छोटा चीज़ को सुधारने लगे तो आप देखिएगा कि आप में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। आदमी एक बार चाहता है स्वामी विवेकानंद बन जाए, कभी संभव नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। जब तक आप अपने छोटे छोटे गलतियों से सबक नहीं लेंगे, उसको नहीं सुधारेंगे, तब तक कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता है आपसे। दिन रात चोरी और पकेटमारी करता रहेगा, एक ही दिन उठेगा कहेगा आज से हम कीर्तन करेंगे, आज से हम कथा सुनाएंगे। वैसे थोड़ी होता है। खैर इसको देखिए आप, पानी चीनी इसमें भी है, पानी चीनी इसमें भी है, लेकिन इधर चीनी अधिक है और इधर चीनी कम है। इधर पानी अधिक है, इधर पानी कम है। अब आप क्या कीजिए, ये जो दीवार डाले थे ना बीच में, हटा दीजिए। अब जैसे ही आप इसको हटाए, यह दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट संपर्क में आ गया। यहाँ पर कुछ ऐसा दीवार था, बीच से खींच लिया उसको। अब दोनों का दोनों पानी डायरेक्ट संपर्क में आ गया। बताइए तो अब क्या होगा। अब ये धीरे धीरे देखिएगा, घंटा 2 घंटा के बाद दोनों विलियन का सांद्रण आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे बराबर होगा इस बात को समझिए। इस तरफ सॉल्यूट पार्टिकल्स का भीड़ भार ज़्यादा है, तो सॉल्यूट पार्टिकल्स इधर से निकल के इधर जाने लगेगा, और इधर सॉल्वेंट पार्टिकल्स का भीड़ भार ज़्यादा है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल इधर से निकल के इधर आने लगेगा। और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि दोनों सॉल्यूशन का सांद्रण आपस में
बराबर ना हो जाए। इधर से इधर कौन जाएगा? सॉल्वेंट। और इधर से इधर कौन आएगा? सॉल्यूट। इतना तो समझ रहे हो इंग्लिश? अब यहो नहीं समझेगा तो खलड़ी उतार लेंगे। अरे सॉल्वेंट सॉल्यूटो नहीं समझेगा तो दिक्कत है। साइंस पढ़ने के नाम पर कलंक हैं आप। सुनिए, अब देखिए आप, ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का सांद्रण आपस में बराबर ना हो जाए। और आपको क्या लगता है कि सांद्रण बराबर होने के बाद क्या सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होगा? क्या वो मूवमेंट रुक जाएगा? नहीं, मूवमेंट तब भी होगा, लेकिन तब नेट रेट जो होगा वह जीरो होगा। मतलब उधर से इधर आने का, इधर से उधर जाने का सेम होगा। लेकिन अभी शुरू में सॉल्वेंट इधर से उधर तेजी में जा रहा होगा, नेट रिजल्टेंट मतलब इधर से उधर जाने का रेट ज़्यादा होगा, और सॉल्यूट का इधर से इधर आने का रेट ज़्यादा होगा। और ये तब तक ज़्यादा होगा, ये तब तक अलग अलग रहेगा जब तक कि सांद्रण बराबर ना हो जाए। सांद्रण बराबर होगा तो दोनों तरफ से रेट बराबर हो जाएगा और हम कहेंगे कि यह एक ही प्रकार का विलयन है, यह कोई अलग अलग विलयन नहीं है। यही पूरा का पूरा प्रक्रम कहलाता है ये विसरण। तो हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, when two solution of different concentration kept in contact, then they equal their concentration by movement of solvent particles from dilute solution to concentrated solution, and the movement of solute particles from concentrated solution to dilute solution. This process is known as diffusion. जब दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाता है तो विलायक का कण कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर और विलय का कण अधिक सांद्रण से कम सांद्रण की ओर विसरित होने लगते हैं या जाने लगते हैं। इसी पूरे प्रक्रम को विसरण कहा जाता है। क्या कोई दिक्कत है इसमें? और ऐसा करके यह दोनों विलयन अपने सांद्रण को बराबर कर लेता है। फिगर पर ड्रॉ कीजिए, फिर स्टेटमेंट लिखेंगे इसका। सुनो तो, वो नीचे उतार के उठा के लो तो। नहीं नहीं, बीच में दीवार नहीं देना है, राजमिस्त्री को मत बुलाइए। बीच में दीवार हम जानबूझ के दिए थे ताकि आप ढंग से समझ सकें उसका। इसीलिए हम आपको बोले थे कि फिगर में थोड़ा शार्पनेस रखिएगा ताकि पता चले कि एक तरफ कंसंट्रेटेड है, दूसरी तरफ डाइल्यूट है। वहाँ फिगर नहीं बन पाएगा, इधर बनाइए। सॉल्यूट सॉल्वेंट का मूवमेंट दिखा दिया क्या? नीचे एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे, जब दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन को
एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है जब दो अलग अलग सांद्रण वाले विलयन को एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है तो विलय का कण अधिक सांद्रण से विलय का कण अधिक सांद्रण से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर, अधिक सांद्रण से कम सांद्रण वाले विलयन की ओर तथा विलायक के कण कम सांद्रण से अधिक सांद्रण कम सांद्रण से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर विसरित होकर अपना सांद्रण बराबर कर लेता है, अपना सांद्रण बराबर कर लेता है। इस पूरे प्रक्रम को विसरण कहा जाता है। इस पूरे प्रक्रम को विसरण कहा जाता है। लिख लिए? किन्हीं को दिक्कत भी है? देखिए अब एक और सब टॉपिक आपको समझना पड़ेगा जिसका नाम है परासरण। परासरण को ही इंग्लिश में कहते हैं ऑस्मोसिस। इस सब टॉपिक को यदि तुम बढ़िया से समझ लोगे ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि पानी का शुद्धिकरण कैसे होता है। कैंट प्यूरीफायर वगैरह जो हेमा मालिनी जिसका प्रचार करते हैं देखे हो, वो सब कैसे वर्क करता है ये सब आप अपने आप समझने लगेंगे। या फिर यहाँ पर ये जो पानी उनी ये नल जल योजना वाला सब जो देखते हो बड़ा बड़ा टैंक लगाता है, क्या है नहीं है सब प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि क्या है। लेकिन आपको उसके लिए पहले बेसिक नॉलेज उसका चाहिए तब समझ में आएगा। वो सब आपको इसी से समझ में आएगा। परासरण हेडिंग डालिए। परासरण या इसी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। और इस ऑस्मोसिस को फिर अब आप समझेंगे उसके बाद ही कुछ काम करेंगे। उस हेडिंग को हम मिटा देंगे, जल्दी से लिखिए क्योंकि जगह चाहिए थोड़ा ऊपर और है नहीं वहाँ। मिटा दूं? अब आपको लिखना नहीं है, सिर्फ देखना है, समझना है। इधर सांद्रण कम है और इधर सांद्रण ज़्यादा है। मान लीजिए कि जिस समय आप दीवार डाले थे बीच में, वो दीवार न डालकर यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का चीज़ हम डाल रहे हैं, बहुत स्पेशल है। नाम सुने होंगे जरूर आप, कभी सुनने में आया है एसपीएम? नहीं आया है। बायोलॉजी नहीं पढ़ते हैं कोई क्या? बायोलॉजी में तो है ये। अच्छा चलो अब बताते हैं दूसरा नाम। अर्धपारगम में झिल्ली सुने हो? तो बकलोल है तो बड़े दोनों एक ना चीज हुआ है।
अर्धपारगम्य झिल्ली को ही इंग्लिश में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी का एस, परमिएबल का पी और मेम्ब्रेन का एम से बना है एसपीएम। अर्धपारगम्य झिल्ली सुनिए, अर्धपारगम्य झिल्ली, झिल्ली का मतलब छन्ना होता है, मेम्ब्रेन का मतलब छन्ना है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक ऐसा छन्ना होता है या एक ऐसा झिल्ली होता है जिससे विलायक के कण आर पार हो जाएंगे, लेकिन विलय का कण आर पार नहीं होता है। यदि आप शरबत बना के एसपीएम पर डाल दीजिए तो सिर्फ पानी का कण नीचे जाएगा, चीनी का एक कण नीचे नहीं जाएगा। तब आप सोच रहे होंगे कि कितना बढ़िया होगा, शरबत बना लेंगे फिर उसको उस एसपीएम में छान के पानी पी लेंगे। तो ये काम उतना भी आसान नहीं है, क्योंकि जो चीनी घुल गया है पानी में वो उतना आसानी से एसपीएम के थ्रू पास नहीं करेगा। उसके लिए एडिशनल प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारा बात है वो जो हम आगे पढ़ेंगे, वही सब बात यहाँ समझना भी है। देखिए ना, नाम है ना ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर टर्म आया है ना जी। तो इन सब चीज़ों को और विशेष तरीके से हम समझेंगे। लेकिन एक बात आपको समझना पड़ेगा कि एसपीएम एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है, एक ऐसा छन्ना होता है जिससे विलायक का कण तो आर पार हो जाएगा, यानी विलायक के कण का विसरण हो जाएगा, लेकिन विलय के कण का विसरण नहीं होगा। अब यदि हम यहाँ पर एसपीएम लगा दिए हैं तो विलायक का कण इधर भी है, विलायक का कण उधर भी है, विलायक इधर ज़्यादा है, उधर विलायक कम है। तो इस एसपीएम के होल के थ्रू विलायक का कण यानी पानी का कण इधर से इधर भी आ सकता है और इधर वाला विलायक इधर से इधर भी जा सकता है। लेकिन चीनी का एक भी मॉलिक्यूल इधर वाला उधर नहीं जाएगा, उधर वाला इधर नहीं आएगा। इसका मतलब पिछले केस में सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का मूवमेंट हो रहा था, इस केस में सिर्फ किसका मूवमेंट होगा? सॉल्वेंट का। अब बताइए, सॉल्वेंट का जो मूवमेंट होगा, सॉल्वेंट इधर से उधर भी जा रहा है और उधर से इधर भी आ रहा है, क्या दोनों सेम रेट से जाएगा? नहीं जाएगा सेम रेट से। सॉल्वेंट का जो नेट मूवमेंट होगा ना, इस डायरेक्शन में अधिक होगा, इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में अधिक होगा। रीजन सुन लीजिए आप, यहाँ कम चीनी है ना, तो इसका वाष्प दाब अधिक होगा, और यहाँ पर अधिक चीनी है तो वाष्प दाब कम होगा। यहाँ दाब अधिक है और यहाँ दाब कम। उसी दाब के कारण सॉल्वेंट पार्टिकल्स का जो नेट मूवमेंट होगा किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट टू राइट, यानी लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अच्छा जरा सोचिए कि यदि इसका सांद्रण और इसका सांद्रण बराबर होता और फिर एसपीएम डालते तो क्या होता? इधर से जिस रेट से जाता उधर से भी इसी रेट से आता। काहे कि दोनों का वेपर प्रेशर आपस में बराबर है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट कम सांद्रण वाले विलयन से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर एसपीएम के थ्रू होना ही क्या कहलाता है? परासरण, जो आप हेडिंग डाले थे। मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन और फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन थ्रू एसपीएम इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। एसपीएम से होते हुए विलायक के कणों का कम सांद्रण से अधिक सांद्रण की ओर विसरण करना ही परासरण कहलाता है। और यह परासरण की घटना दोनों विलयन के वाष्प दाब में अंतर होने के कारण होता है। यदि वाष्प दाब दोनों विलयन का समान हो तो इस स्थिति में परासरण की घटना नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। परासरण, देखिए परासरण का मतलब नेट मूवमेंट कुछ ना कुछ होना चाहिए। नेट मूवमेंट जीरो हो गया तब हम उसको कहेंगे परासरण नहीं है, तब वो सिंपल डिफ्यूजन के अंतर्गत आ जाएगा। तो आपको एक बार फिर से फिगर बनाना पड़ेगा, और फिगर में क्या करोगे? उसी में कुछ कुछ कर दोगे। टॉपिक चेंज है, फिगर चेंज है। इसको लिखिए। यदि इसमें आपको ज़्यादा परेशानी है तो उसको हिंदी इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं।
क्या हुआ बीच में? हाँ, अरे देना है, बिल्कुल देना है, नहीं दोगे तो अंतर कैसे होगा? उसके बाद फिर सॉल्वेंटे पार्टिकल क्या है उधर जाएगा, तो सॉलिड भी इधर आने लगेगा। इस फिगर इस फिगर का खास बात है वो, यदि ये नहीं दोगे तो फिगर बोलेगा नहीं, फिगर गूंगा हो जाएगा। और फिगर ऐसा होना चाहिए जो बोले, चिल्ला चिल्ला कर बोले कि जो ये फिगर बनाया है उसको बुझने आता है। आपके कॉपी में फिगर का, ग्राफ का, डायग्राम का, इस सब का एक विशेष महत्व होता है। टेबल डाटा जो बनाते हैं, वो डाटा, वो सब चीज़, ये सब बहुत मायने रखता है। लेकिन जनरली लोग इस पर वर्क नहीं करते और इस वजह से उनको बोर्ड में कम नंबर आता है। यदि आप फिगर ढंग से बना दीजिएगा ना, तो कॉपी चेक करने वाला आपके लैंग्वेज को ज़्यादा पढ़ेगा भी नहीं कि आप क्या लिखे हैं। लेकिन फिगर जितने पॉजिटिव होता है उतने निगेटिव भी होता है। कैसे? सही बनाया तो चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि सही है, कहीं गलत बना दिया तब चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि गलत है। इसीलिए बढ़िया नॉलेज होना चाहिए फिगर के टुवर्ड्स। ये सब तो छोटा मोटा चीज़ है। जैसे ग्राफ में आप उलझते हैं ना, कहीं स्ट्रेट लाइन खींच देते हैं, कहीं कर्व लाइन मार देते हैं, अपने आप में बहुत अर्थ का अनर्थ निकल जाता है वहाँ पर, यदि आप उस तरह का हरकत करते हैं। तो जो करते हैं वो कीजिए, और कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बात कीजिए। देखो इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, आप ये कभी मत सोचा कीजिए कि हम पूछेंगे तो सर क्या सोचेंगे, लड़का क्या सोचेगा, लड़की क्या सोचेगी। कुछ नहीं सोचेगा। सोचना क्या है? जैसन बकलोल तुम हो वैसन बकलोल ये है, जैसन बकलोल ये है वैसन बकलोल तुम हो। और तुम सब बकलोल हो, हम जानते हैं कि तुम बकलोल हो, तो हम क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि हम ऐसा ही हो सोच रहे हैं बकलोल हो। पूछोगे तो भी सोचेंगे बकलोल हो, इतने ना होगा रे। लेकिन सीख तो जाओगे ना कुछ, तो पूछने का गट्स और हिम्मत होना चाहिए आप में। ये लिख लिए क्या? नहीं नहीं, हेडिंग नहीं डालना है। अरे ये तो बस ऐसे ही हम लिख दिए, ये साइड से हम ऐसे ही लिख दिए कि एसपीएम हम वहाँ पर लिखें। हम बाद में इसका डेफिनेशन वगैरह लिखाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी तो आप एक हेडिंग डाले हुए हैं। क्या डाले हुए हैं? पराशरन। एरो दीजिए और लिखिए। लिखेंगे विलायक के कणों का, विलायक के कणों का एसपीएम से होते हुए एसपीएम से होते हुए कम सांद्रण से कम सांद्रण से अधिक सांद्रण वाले विलयन, कम सांद्रण से अधिक सांद्रण वाले विलयन की ओर विसरित होना, विसरित होना परासरण कहलाता है। विसरित होना परासरण कहलाता है। नेक्स्ट एरो, नेक्स्ट एरो। क्या कुछ झोटम झोटी होगा क्या? चांस बन रहा है? हाँ, हम लग रहा है। फड़िया लो पहले, रंगदारी रे। लिखिए नीचे रो देखे।
लिखेंगे परासरण की घटना, परासरण की घटना दोनों विलयन के वाष्प दाब, परासरण की घटना दोनों विलयन के वाष्प दाब में, दोनों विलयन के वाष्प दाब में अंतर होने के कारण होता है। दोनों विलयन के वाष्प दाब में अंतर होने के कारण होता है। दोनों विलयन के वाष्प दाब में अंतर होने के कारण होता है। हो गया? स्टार लगाइए, हेडिंग डालिए अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। वहां देखो ना, बोर्ड पर लिखा हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछता है अर्धपारगम्य झिल्ली से आप क्या समझते हैं, 2 आर्टिफिशियल एसपीएम का नाम बताएं। ये क्वेश्चन पूछता है शॉर्ट टाइप 2 नंबर का। लिखिए नीचे, समझा तो हम पहले ही दिए हैं लेकिन इसका परिभाषा एग्जाम्पल सब लिखा देते हैं। रुमाल, मुंह पर रख लिया कीजिए। देखो मौसम बदल रहा है तो सर्दी खांसी एक आम बात, तो ऐसा नहीं है कि सर्दी खांसी होगा तो धर लिया कोरोना। कोरोना धर वो करेगा तो तुम लोग उसको कुछ बुझोगे नहीं, उठा के पटक दोगे। लेकिन यह जरूरी हो जाता है कि आप अपने प्रोटेक्शन में रहिए, मास्क का यूज जरूर कीजिए। और खास करके उन लोगों से नम्र निवेदन है कि छींक जब आए आपको या खांसी हो आपको तो आप रुमाल जरूर मुंह पर रखिए, क्योंकि यह सब वायरल चीज़ होता है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र होता है। अब ये मिनी मान लीजिए खराब हुआ तो दूसरा में भी जाके कहा थोड़ा सा तुम भी खांस लो, तुम भी खांसो। और ये चीज़ किसी को हो सकता है, हमको हो सकता है, आपको हो सकता है, किसी को हो सकता है। ये नॉर्मल स्वस्थ आदमी को भी होगा। अभी मौसम चेंज हो रहा है तो सर्दी खांसी तो होगा ही, सर्दी खांसी बुखार ये सब लगेगा। और अभी आप लोग भी कम जासूस नहीं हैं। आप लोग ये नहीं, समोसा तो ठीक है, ये जो रात में आइसक्रीम और ठंडा ये सब जो पीते हैं तो हमारे, और ठंडा पानी जो फ्रिज का यहाँ से साइकिल से उतरते हैं, बापड़े मायके के ले के जाते हैं, फ्रिज खोल के एगो बोतल निकाले, तनी नहाइयो लेते हैं, मुँह पर पानी दे देते हैं, पियो लेते हैं। आप जरा सोचिए कि आप यहाँ से गरमा के जाते हैं और एक साइकिल चलाने में एनर्जी आपकी खर्च होती है, पसीना पसीना होते होंगे आप, हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी झेले हैं इस चीज़ को। और यदि गलती से आप फ्रिज से एक बोतल पानी निकाल कर थोड़ा माथा पर भिंगा लिया, थोड़ा मुंह पर मार लिया और वही थोड़ा पी लिया, वैसी स्थिति में आपको हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही है। आप बॉडी को ऊपर से ठंडा कर रहे हैं, इंटरनली ठंडा कर रहे हैं, और बॉडी हीट है आपका। तावा पर यदि, गर्म तावा पर यदि पानी दे दिया जाए, छन छना देगा ना रे। सोचिए कि सडनली से एनर्जी को कितना रिड्यूस करता होगा वो। वही हाल आपके शरीर के साथ होता है। तो शरीर तावा नहीं ना है, उस तरह का ट्रीटमेंट आप इसके साथ करते हैं। सबसे पहले तो एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिए, यदि आप खेल के आए हैं या पसीना पसीना है तो पहले कुछ लोगों को देखते हैं क्या है, जनरली आया एकदम पसीना पसीना है, कपड़ार भींगा हुआ है, कपड़ार खोल के फेंक दिया, इस तरह का खेलते हैं हम नहीं तो देखते हैं वहाँ टी शर्ट उतार देता है। जनरली उससे बहुत दिक्कत होता है, आपको तुरंत सर्दी खांसी पकड़ लेगा। पसीना को शरीर में सुखाइए, पहले बॉडी को अपने नॉर्मल जिस कंडीशन में आप थे उस कंडीशन में आप बॉडी को नॉर्मल होने दीजिए। कम से कम 15 से, कितनों प्यास लगा हुआ है, 15 से 20 मिनट के बाद आप पानी पीजिए। पंद्रह से 20 मिनट के बाद पानी पीजिए। खेल के आने के बाद या साइकिल से चला के या धूप से अंदर आने के बाद गलती से भी तुरंत हाथ मुंह मत धोइए।
उस सब से नुकसान होता है। और ये सब जो आपका खांसी उसी हो चल रहा है ना, इसका मेन रीजन यही है। सब है आदत से लाचार। लड़की लोग तो खास करके ज़्यादा, ये लोग को, हम लोग देखो 20-25 दिन नहीं नहाते हैं तो कोनो बात है, ये लोग एक दिन में 4 बार 5 बार बस चले तो नहा ले। मतलब बाहर थोड़ा सा निकले तो हाथ पैर माथा पानी और छिड़क लिए, गंगा जल और क्या चल रहा है भाई, इतना ना पंडित सब है। तो ये सब चीज़ का थोड़ा विशेष ध्यान रखिए आप, अन्यथा अभी जो मौसम चल रहा है उसमें आपको इस सब तरह का परेशानी होगा। बात समझ रहे हैं आप? लिखिए नीचे रो देके, हेडिंग डाल दिए थे आप, लिखेंगे वह झिल्ली, वह झिल्ली जिससे होकर, वह झिल्ली जिससे होकर सिर्फ, जिससे होकर सिर्फ विलायक के कण विसरित होते हैं, जिससे होकर सिर्फ विलायक के कण विसरित होते हैं, उसे एसपीएम कहा जाता है। लिख लिए? लिखिए नीचे, कृत्रिम एसपीएम का निर्माण, नीचे एरो देखे, एरो देना है और लिखना है कृत्रिम एसपी। सुनो, बॉयल अंडा को छीलते हुए देखे हो? उबाला हुआ अंडा को छीलते हुए देखे हो? उसमें एक पन्नी टाइप का चीज निकलता है, वो एसपीएम ही है। आपका स्किन यदि हल्का कट जाता होगा, देखिएगा उजला टाइप का कुछ दिखता है, ब्लडिंग से ठीक पहले, एसपीएम है। यदि नहीं दिखता है तो ब्लेड लेके थोड़ा देखना, काट के दिख जाएगा। जब तक आपका सुनिए, शरीर से पसीना निकल जाता है लेकिन ब्लड तब तक नहीं निकलता है जब तक कि कट फट ना जाए, वो एसपीएम के कारण ही रुकता है। लेकिन यह सब प्राकृतिक एसपीएम है। कुछ एसपीएम आर्टिफिशियली, मतलब कृत्रिम रूप से भी बनाया जाता है। कृत्रिम एसपीएम का निर्माण इसी दोनों कंपाउंड से होता है, जिसमें सबसे अच्छा एसपीएम ये होता है जिसका यूज हम लोग जलीय विलयन के लिए करते हैं। जितना भी कैंट प्यूरीफायर, पानी का जितना भी वाटर प्यूरीफायर होता है, सब में ये लगा होता है। क्या इससे वर्क करता है इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल लास्ट लाइन एरो देके लिखिए, कृत्रिम एसपीएम का निर्माण इससे और इससे होता है। क्या लिख दिया? इससे और इससे होता है, बकलोल है। ये लिखो, फॉर्मूला के साथ नाम और फॉर्मूला के साथ नाम। कॉपर फेरोसाइनेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट से होता है। आपकी सेवा में हम तत्पर हैं। को नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इधर लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है कॉपर फेरोसाइनाइड, और एक है CA3PO4 का होल 2, कैल्शियम फॉस्फेट। देखो, तुम यहाँ पढ़ने आए हो, तुम्हारी जो भी जिम्मेदारी है वो अब हमारी है, और कभी भी व्यवस्था में तुमको कमी नहीं मिलेगा यहाँ। हाँ, रुपया ले लेते हैं टाइट होके, ये एक अलग बात है, लेकिन तुम जब पढ़ के निकलोगे तो तुमको लगेगा कि एक सही जगह इन्वेस्ट हुआ है। अरे नीचे एरो, हाँ एक और एरो। सबसे अच्छा एसपीएम कॉपर फेरोसाइनाइड होता है जिसका उपयोग जलीय विलयन के लिए किया जाता है। बस ये लास्ट, सबसे अच्छा एसपीएम, हाँ नीचे एरो देके लिखना है, सबसे अच्छा एसपीएम कॉपर फेरोसाइनाइड होता है जिसका उपयोग, सबसे अच्छा एसपीएम, यहाँ हम हाथ दिए हुए रहते हैं तो काहे ना देखते हैं एक बार बोर्ड पर। सबसे अच्छा एसपीएम कॉपर फेरोसाइनाइड होता है जिसका उपयोग सिर्फ जलीय विलयन के लिए होता है, सिर्फ जलीय विलयन के लिए होता है। हेडिंग डाल के छोड़ देंगे प्रासरण दाब, कल डायरेक्ट हम लोग यहाँ से आगे बढ़े। ये हेडिंग डाल के छोड़ देना, इसका उपयोग जलीय विलयन के लिए होता है। जलीय विलयन मतलब जिस विलयन का निर्माण जल के द्वारा हुआ होगा, जहां विलाय के रूप में जल होगा। हेडिंग ऑस्मोटिक प्रेशर, अब कहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर तो हेडिंग डालबे किए सर, यही ना कहेगा।
अभी तक पढ़ा थोड़े ऑस्मोटिक प्रेशर। अब यहाँ से डायरेक्ट इसके डिफिनीशन पर हम चले जाएं। इसका उपयोग जलीय विलयन के लिए होता है। जाइए।